रामनवमी के नाम पर बवाल, हनुमान चालीसा का सवाल, इफ्तार पर तकरार और अब शाहीन बाग के ड्रग्स कांड, अयोध्या और देवबंद तक रडार। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई, 2 मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक कागज फेंके गए। अयोध्या कांड में अब तक 7 गिरफ्तार हुए हैं। शाहीन बाग में एनसीबी ने बहुत बड़ा छापा मारा, 50 किलो हेरोइन बरामद की गई है, 47 किलो संदिग्ध पदार्थ मिले हैं। एटीएस ने उधर दारुल उलूम देवबंद के छात्रों को गिरफ्तार किया है, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक है। इतनी खबरें सिर्फ संयोग नहीं हो सकती, क्या ये कोई प्रयोग चल रहा है? नमस्ते, मैं राशिद। मेरे डिबेट के कुछ सवाल हैं जो बुनियादी हैं। धर्म पर तकरार, अजान, हनुमान और इफ्तार तक क्यों आ गया? जुबान पर धर्म है, क्या सियासी है कर्म? इफ्तार पर जो करते हैं वार, अजान पर क्यों छिड़ी है रार? सियासी मजबूरी है क्या, इसीलिए धर्म और अधर्म करना जरूरी है? धर्म की लड़ाई इंसान को कहां ले आई है? बनारस, दिल्ली, मुंबई तक कितने षड्यंत्र किए जा रहे हैं? करौली से लेकर खरगोन तक, संयोग या फिर प्रयोग? और शाहीन बाग में क्या चल रहा है? यानी खबरें कई हैं। शाहीन बाग में ड्रग सिंडिकेट का खुलासा, अयोध्या में मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक कागज फेंक देना, देवबंद से एटीएस का किसी एक लड़के को, एक छात्र को गिरफ्तार कर लेना, क्या इन सब में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है? हाँ है, क्योंकि इन सब में अगर कोई केंद्र बिंदु में है तो वो है सिर्फ और सिर्फ धर्म। क्या धर्म के नाम पर बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है? पहली बड़ी खबर, दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी ने मारा बहुत बड़ा छापा। शाहीन बाग से 50 किलो हेरोइन बरामद, एनसीबी को 47 किलो संदिग्ध पदार्थ भी मिला। मौके से 30 लाख कैश भी जब्त किया गया। शाहीन बाग के जामिया नगर से बड़ी बरामदगी, शाहीन बाग में 250 करोड़ कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग करा रहे हैं वो तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, दुबई और देशों से जुड़ रहे हैं और ऐसे इस दिशा में है जो कहा जा सकता है कि इसको नार्को टेरर से भी लिंक्ड होने की पूरी संभावना है। इसलिए वो सारी गुंजाइश है और सारी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये नेटवर्क और भी आगे मिलता जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है और उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और रात भर मुझे लगता है आज एनसीबी की कार्रवाई भी चलेगी और कुछ गिरफ्तारियां भी होगी, ऐसी उम्मीद है। शाहीन बाग ड्रग्स कांड पर एक और बहुत बड़ा खुलासा भी का हुआ है। नार्को आतंकवाद से हो सकते हैं संबंध, ये एनसीबी का कहना है। कैराना, मुजफ्फरनगर में पैसे के इस्तेमाल का शक, जांच का दायरा बढ़ा सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एक शख्स गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में हाल के दिनों में यह सबसे बड़ी बरामदगी है, यानी इस बरामदगी का नार्को आतंकवाद से संबंध हो सकता है। कैराना, मुजफ्फरनगर में पैसे के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है, जांच का दायरा बढ़ा सकती है एनसीबी। एक शख्स गिरफ्तार किया गया है, उससे इंटेरोगेशन की जा रही है। दिल्ली में हाल के दिनों में यह सबसे बड़ी बरामदगी हुई है। इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। ये वो बिल्डिंग है जहां पर एनसीबी ने रेड की थी और एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया है। इस बिल्डिंग के ठीक साथ वाली बिल्डिंग में राजेंद्र दुकान चलाते हैं और राजेंद्र इस समय हमारे साथ हैं। आपने कभी देखा था यहाँ किसी ऐसे संदिग्ध लोगों को? क्या कुछ हुआ था, थोड़ा आप बताइए। सर, किसी को नहीं देखा, ना मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ जो अंडे की दुकान है इनसे परिचय है, हमारे बराबर में होटल है, उससे परिचय है बस। कौन कौन आता है इस बिल्डिंग में, कभी देखा हो आते जाते? मैंने नहीं देखा सर। अच्छा, जब यहाँ एनसीबी की टीम आई थी, यानी पुलिस की टीम आई थी, तब क्या हुआ था? कितने लोग आए थे? हमने जो है यानी 2-3-4 लोग देखे थे और हम भी यहीं थे, तो वो अपने ऊपर कुछ भी काम करते रहे, हमने नहीं देखा। पता क्या चला आपको? क्योंकि शाहीन बाग का ये जो इलाका है जामिया नगर, ये काफी व्यस्त रहता है, तो क्या आपको पता क्या चला कुछ दिनों में या उस दिन से लेकर अब तक? नहीं, हमें तो सर यहाँ की कोई वो ही नहीं मालूम। मैं तो इटावा का रहने वाला हूँ, हम क्या जाने क्या होता क्या। कब से चला रहे हैं दुकान? हमें अभी 4 महीने हुए सर। तो इनको 4 महीने हुए। ये इलाका आप देख लीजिए, अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, शाहीन बाग। तो इस इलाके की जिस तरह की लोकेलिटी है, उस हिसाब से जो लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं लंबे समय से, उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि किराए का वो मकान है जिसमें ये सब कुछ चल रहा था और उसका एंटी नेशनल कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में इस मामले में अभी और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन लोगों को जिस तरह से इस पूरे
कांड कहें जिसे, उसकी भनक तक नहीं लगी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो गैंग है कितने शातिर तरीके से काम कर रहा था। दिल्ली में कैमरामैन परशुराम के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। शाहीन बाग से बरामद ड्रग्स पर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है। यह भी बहुत बड़ी खबर है। अफगानिस्तान से शाहीन बाग आई थी हेरोइन, हवाला के जरिए शाहीन बाग लाया गया कैश, समुद्री और बॉर्डर के रास्ते से लाई गई हेरोइन, फ्लिपकार्ट के जरिए हेरोइन पैक की जाती थी। ड्रग्स के पीछे इंडो अफगान सिंडिकेट का हाथ बताया जा रहा है। शाहीन बाग से बरामद ड्रग्स पर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। अफगानिस्तान से शाहीन बाग आई थी हेरोइन, हवाला के जरिए शाहीन बाग लाया गया कैश, समुद्री रास्ते से, बॉर्डर के रास्ते से हेरोइन लाई गई, फ्लिपकार्ट के जरिए हेरोइन पैक की जाती थी। ड्रग्स के पीछे इंडो अफगान सिंडिकेट का हाथ बताया जा रहा है। सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास में। जतिन, शाहीन बाग में हेरोइन, अभी तक क्या पता चला है? लगभग 250 करोड़ शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है। इस ड्रग्स की सिंडिकेट के तार कहां पर जुड़े हुए हैं? क्या दिल्ली में और कहीं तार जुड़े हैं? अफगानिस्तान में कहां जुड़े हैं? दिल्ली के अलावा तार कहां जुड़े हैं? और अगर जो कैश मिला है, अगर ये मुजफ्फरनगर ले जाया जाना था, अगर इन पैसों को कैराना लेकर के जाना था, क्या ये माना जाए कि बहुत बड़े षड्यंत्र का इशारा है? जतिन गोस्वामी। बहुत बड़ा षड्यंत्र था और जो तार हैं वो देश की राजधानी के साथ साथ इसके इर्द गिर्द के राज्यों से जुड़े हैं, जिसमें यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा शामिल है। ये बात पूरी तरह से जांच में साफ हो गई है। जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी 14 दिन की रिमांड जो है एनसीबी ने कोर्ट से मांगी है। तस्वीरें मैं कहूंगा परशुराम दिखाएं उस घर की जो अब सील है और उसी घर से वो शख्स जो है पकड़ा गया। आपको बता दें यहां से नोट गिनने की मशीन पकड़ी गई और नोट गिनने की मशीन से राशि जी आप अंदाजा लगा लीजिए भारी मात्रा में कैश आता था। हवाला से जुड़ा हुआ ये कैश था और इसका जो इस्तेमाल है एंटी नेशनल गतिविधियों में किया गया था। ये बात खुलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में निश्चित है कि एक बड़ी साजिश जो है वो हो रही थी। पाकिस्तान कनेक्शन कहें या अफगानिस्तान कनेक्शन कहें, वो भी खुलकर सामने आ गया है। और क्योंकि शाहीन बाग वो इलाका है राशिद जी जिस इलाके में आईटीवी नेटवर्क ने बड़ी पड़ताल की है रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को लेकर। हम पहले ही बता रहे हैं कि इन इलाकों में जो कई ऐसी गतिविधियां हैं वो चलती आई हैं, जिसको लेकर अब लगातार जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। न सिर्फ एनसीबी, देश की राजधानी की पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी अब उस पर काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में अभी और चौंकाने वाले खुलासे तब होंगे जब शख्स से आगे की पूछताछ होगी। तमाम जो चीजें हैं जतिन, you have always been a brilliant reporter. आप जितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, ये देश का इकलौता हमारा चैनल इंडिया न्यूज है जो शाहीन बाग ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर एक एक खबर दिखा रहा है। और हम दाएं बाएं नहीं जाते हैं, हम डिफोकस नहीं होते हैं। कहीं पर भी अगर देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा होता है तो फिर हम वहां पर रहते हैं। हम सहारनपुर भी जाएंगे, इसके अलावा बनारस का भी रुख करेंगे। ये षड्यंत्र के कितने तार जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों में हम लेकर के चलेंगे। लेकिन उससे पहले डिबेट भी ओपन करेंगे। यासिर जिलानी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सुजाता पॉल प्रवक्ता कांग्रेस, कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एसपी, राजपुंजी नेता शिवसेना, मित्रेश चतुर्वेदी धर्मगुरु हैं, मतीन खान देश के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। यासिर भाई, क्या हो रहा है पूरे देश में? कभी होता है ये सहारनपुर, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, क्या चल रहा है धर्म के नाम पर? कभी बनारस, कभी शाहीन बाग में ड्रग सिंडिकेट पकड़ा जाता है, कभी अयोध्या में ऐसा कांड हो जाता है कि 4 लोग 7 लोग जाकर के एक मस्जिद के बाहर अवैध तरीके से कुछ फेंक जाते हैं, आपत्तिजनक कागज फेंक जाते हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर के गुजरात तक चल क्या रहा है ये धर्म के नाम पर? देखिए राशिद भाई, शाहीन बाग का मॉड्यूल अभी सामने आया है। शाहीन बाग में मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, लेकिन ये मॉड्यूल क्या कहना चाहते हैं आप? मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल, ये शब्द जो है ना मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मॉड्यूल सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मैं समझा रहा हूँ। हम लोग पिछले 3 सालों से लगातार सामाजिक स्तर पे जो नीचे जहाँ जो लोग रहते हैं उस स्तर पे हमने बात को लेके आंदोलन तक किए हैं कि शाहीन बाग से लेके ओखला और बटला हाउस से लेके जो बैराज है यूपी और दिल्ली का, वहां पे मंशियात, ये जो ड्रग्स का सबसे बड़ा सिंडिकेट और कारोबार है जिसको लेके पिछले साल यासिर भाई कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है। यासिर भाई कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक 1 मिनट के बाद यहीं से अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा। इस वक्त की एक बिग ब्रेकिंग है जो अयोध्या से भी आई है और जैसा कि मैंने कहा था अयोध्या में माहौल बिगाड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। बिग ब्रेकिंग, 2 मस्जिदों के बाहर फेंके गए आपत्तिजनक कागज। अयोध्या कांड में अब तक 7 लोग गिरफ्तार, सभी 7 आरोपियों पर लगेगा एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। शरारती तत्व में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है करतूत। मस्जिद के सामने अब शब्द लिखे गए, कागज फेंके गए। सीसीटीवी में क्या निकल करके आया है, एक बार टीम पीसीआर अगर आप दिखाएंगे सीसीटीवी में क्या क्या निकल करके आया है और हमारे पास में जितने भी इनपुट हैं उन्हें चलाया जाए।
के अनुरूप हमने अपेक्षा से पहले ही सही अपराधियों को पकड़ लिया और पूरी की पूरी घटना का अनावरण हुआ है और जितने लोग अपराधी हैं वो सारे लोग प्रकाश में आ गए और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसमें जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, जो सामान इस्तेमाल हुए थे, जो साजिश करता थे, वो सारे के सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और जो लोग शेष हैं उनको भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। और ये एक ऐसा कार्य है जिससे कि पूरे अयोध्या जनपद में जो बात हुई हमारे धर्म गुरुओं से, लोगों ने बहुत ही विश्वास व्यक्त किया कि आप लोगों ने जैसा हमारा विश्वास था, जैसा हम लोग सोचते थे, उससे बढ़ चढ़ करके काम किया। ये तो अयोध्या की बात हो गई, लेकिन मैंने बताया ना कि दिल्ली, अयोध्या, मुंबई, देवबंद, बनासकांठा, साबरकांठा, करौली, खरगोन, हर जगह धर्म के नाम पर पिछले 20 दिन में अधर्म की न जाने कितनी खबरें आई हैं। अब देवबंद की खबर आप लीजिए। दारुल उलूम देवबंद का एक छात्र गिरफ्तार हो गया है। एटीएस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक, पाकिस्तान से भी ट्रेनिंग लेने की खबर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए पढ़ाई कर रहा था सहारनपुर में। 2015 से सहारनपुर के देवबंद में रह रहा था यह शख्स, जिसे एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता चंद्रभान के पास में चलेंगे। चंद्रभान, अभी तक इस शख्स के बारे में क्या जानकारी मिली है? एटीएस को किस तरह से टिप ऑफ मिला है? कितने दिन से ये सहारनपुर में था? क्या ये देवबंद में पढ़ाई कर रहा था? देवबंद का कनेक्शन ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहां से निकल करके सामने आ रहा है इस छात्र का? चंद्रभान जी बिल्कुल राशिद, मैं बता दूं कि ये देवबंद का जो कनेक्शन है लगातार जो पिछले काफी समय से चला आ रहा है। अभी जो एटीएस ने देर रात जो छापेमारी करी है और उसमें जो देवबंद से एक जो बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है, और ये बांग्लादेशी बताया जाता है कि यहाँ पर जो 2015 से, यानी कि करीब 7 साल से यहाँ पे देवबंद में रह के पढ़ाई करता था। एक मिनट चंद्रभान, ये अगर 7 साल से यहाँ पर रह रहा था, क्या किसी को भनक नहीं लगी? क्या अवैध तरीके से अगर ये रह रहा था, बिना जायज पेपर के रह रहा था, क्या दारुल उलूम देवबंद प्रशासन ने इस बारे में कोई खोज खबर नहीं ली क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो बताया जाता है कि इससे पहले भी जो कई जो है अलकायदा से जुड़े हुए संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जो जिस तरह से ये पकड़े गए हैं तो वो जो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी इशू, चंद्रभान कनेक्टिविटी इशू एक बार फिर से ओपन कर देते हैं डिबेट हम। यासिर जिलानी बोल रहे थे। यासिर भाई, ये एकाएक पिछले 20-25 दिन से ये मुल्क में हो क्या रहा है? जितनी भी खबरें आ रही हैं धर्म से जुड़ी हुई आ रही हैं, जितनी भी खबरें आ रही हैं माहौल खराब करने वाली आ रही हैं, षड्यंत्र वाली आ रही हैं। अब तो आप दिल्ली के मॉड्यूल की तो आप बात कर रहे थे, अयोध्या के मॉड्यूल पर आपका क्या कहना है? जहां पर कई एक दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म की प्रतीकात्मक टोपी लगा करके आए और आपत्तिजनक कागज फेंक करके मस्जिद के बाहर चले गए। इस पर क्या कहेंगे आप यासिर भाई? यासिर जिलानी, हेलो यासिर भाई, आवाज आ रही है क्या? बोलें आप, आपसे ही सवाल है मेरा। देखिए आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ, और अगर किसी ने भी इस तरह की हरकत करी है तो उसको उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसका खंडन करना चाहिए। किसी भी आदमी को ये इजाजत नहीं है कि वो दूसरे धर्मों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश करे। और ये अपराध की श्रेणी में आता है, और जिन लोगों ने भी ये अपराध किया है उनको अपराध की सजा मिलेगी और वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। ये मैं आपको आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से बिल्कुल बताना चाहता हूँ। और जिस शाहीन बाग में मैं चर्चा कर रहा था कि शाहीन बाग में हो क्या रहा है, शाहीन बाग में पिछले 2 साल से लेके ड्रग्स को लेके जो सामाजिक कारकुन है वो आंदोलन कर रहे हैं। यासिर भाई, कनेक्टिविटी इशू आपके साथ में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कपीश जी के पास में चलते हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, लखनऊ में आप रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप तो खुश बहुत होंगे, क्योंकि यूपी का माहौल ठीक धार्मिक लिहाज से भले ही दिल्ली में कोई षड्यंत्र करने की कोशिश करे, मुंबई में कोई अजान, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर करने की कोशिश करे, लेकिन यूपी में बड़ा अच्छा चल रहा है। यूपी में लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करा दी गई है। 41,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हैं जिन्हें धीमा करा दिया गया है। मंदिर मस्जिद से 21,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हैं जिन्हें उतरवा दिया गया है। मेरे ख्याल से यूपी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। कपीश जी, आप भी खुश होंगे, भले ही प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं आप। मैंने बात इस चीज की है कि जब कोई भी सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करती है तो सकारात्मक भूमिका समाजवादी पार्टी अदा करती है। और मैं एक बात दूसरी कहता हूं कि देखिए, आजान आज से नहीं चल रही थी और रामचरितमानस का पाठ या रामायण का पाठ या हनुमान चालीसा पहले से नहीं चलना, बिल्कुल चल रहा था, लेकिन टॉलरेंस थी, एक दूसरे के धर्म के प्रति सद्भाव था।
हम लोग एक दूसरे को टॉलरेंस करते थे, सीखते थे, साथ में सहभागिता भी निभाते थे तमाम ऐसे त्योहारों के अवसर आते थे। तो ये अब धीरे धीरे हम लोगों के परिदृश्य से गायब होती चली जा रही है, ये सभ्यता जो सहिष्णुवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्यों ऐसा हुआ है कि इधर ही बीच ये सारी चीजें आ रही? सुप्रीम कोर्ट ने तो 2005 में एक बात रखी थी और एक वर्डिक्ट लेकर के आए थे कि कोई भी धर्म स्थल हो या मैरिज हाउसेज हो या कहीं भी 60 डेसिबल से ज्यादा किया स्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए। स्पीकर उतरवाने की कवायद में कोई वर्डिक्ट नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि जब धीरे धीरे एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो जाती है, माहौल में जहर घोल दिया जाता है, तो वहां पे इस तरह के विवाद भी उत्पन्न होते हैं और फिर सरकार मित्रेश चतुर्वेदी, माहौल में जहर किसने घोला? बहुत क्विकली चलेंगे हम, बहुत क्विकली। मैं बहुत तेज चलता हूं अपने डिबेट में। मित्रेश चतुर्वेदी, माहौल में जहर किसने घोला? अयोध्या में जहर किसने घोला? बनासकांठा साबरकांठा में किसने घोला? खरगोन में, करौली में किसने घोला? दिल्ली मुंबई में किसने घोला? पुणे में किसने घोला? देखिए, जहर घोलने वाले लोग वो हैं जो कहते हैं कि इस देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिएगा, फिर देखिएगा। ऐसे जो बयान आते हैं और ऐसे जो लोग और वो लोग जो बयान जो थे किसी और धर्म के, मित्रेश जी, वो लोग जो थे किसी और धर्म के लेकिन जालीदार टोपी लगा करके गए, आपत्तिजनक कागज अयोध्या में मस्जिद के ठीक बाहर फेंक करके भाग गए। हम उसकी निंदा करते हैं। अच्छा। ऐसे लोगों का हम कतई समर्थन नहीं करते, बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन उनको उकसाने वाले लोगों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मतीन अहमद जी, अपने फ्रेम को एक जगह आप रखें, क्योंकि टीवी डेकोरम का एक तरीका होता है। आप टीवी पर हैं मतीन अहमद जी, अपने फ्रेम को ठीक एक जगह आप करके रखें, फ्रेम को हिलाएं नहीं। मतीन अहमद जी, मित्रेश जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मित्रेश जी रुक जाइए ना। मतीन अहमद जी, जी, कभी अजान के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी लाउड स्पीकर के नाम पर, कभी दिल्ली के नाम पर, कभी दंगे के नाम पर, कभी भड़काने के नाम पर, क्या चल रहा है? क्यों नहीं आप ही का समुदाय आगे आता? क्यों नहीं आप ही के समुदाय के तथाकथित पीस कमेटी वाले लोग आगे आते और ये कहते कि नहीं, हमें तो अमन चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें सिंबॉलिज्म, टोकनिज्म की राजनीति नहीं चाहिए? मतीन अहमद जी, यही तो बात है कि हम आज हम ही इसके भुक्तभोगी और हम ही जवाब दे। भुक्तभोगी कैसे? ना, भुक्तभोगी कैसे? अगर राशिद हाशमी मुसलमान होकर के, नहीं, गलत नैरेटिव। मतीन जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। मतीन अहमद बोलेंगे। मतीन अहमद जी, आप कैसे भुक्तभोगी हो गए? हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, नेशनल चैनल पर अपनी बात कह रहे हैं, मैं राशिद हाशमी मुसलमान होकर के भुक्तभोगी नहीं हूं। आप कैसे नैरेटिव सेट कर रहे हैं? मुसलमान यहाँ पर कहीं ज्यादा आजाद है, मुसलमान हिंदुस्तान में कहीं ज्यादा खुशहाल है, मुसलमान हिंदुस्तान में कहीं ज्यादा विकसित है। लेकिन चक्कर क्या होता है ना, चक्कर क्या होता है, जो तथाकथित मौलाना होते हैं, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, मुसलमान को सिर्फ जालीदार टोपी में रखना चाहते हैं, ऊंची लुंगी में रखना चाहते हैं और बकरे पालने वाले बना करके रखना चाहते हैं। मतीन अहमद जी, अब आप बोले भुक्तभोगी कैसे हैं? आपका यह माइंडसेट होगा, क्योंकि आप जिस माइंडसेट नहीं जो देखता हूं वही बोलता हूं मैं, वो आपका ये माइंडसेट होगा। हमारे वो रूहानी लीडर्स हैं और हम उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते बेसिक। अरे लाइए राशिद भाई, लाइए तो सही मुझे। हाँ ठीक है भाई। मतीन अहमद वर्सेस यासिर जिलानी, मतीन अहमद वर्सेस यासिर जिलानी, कम ऑन यासिर जिलानी। अगर मेरा वीडियो नहीं आए तो आप ऑडियो ले लीजिए जरा। आपका वीडियो आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, बोले आप। नहीं, वो जिस रूहानी शख्सियत की बात कर रहे हैं, ये वही रूहानी शख्सियत के लोग हैं कि जब भारत में पोलियो ड्रॉप आता है तो मुसलमानों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये वही रूहानी लीडर है, ये वही रूहानी लीडर है। जब शाह बानो से लेके सायरा बानो तक ट्रिपल तलाक का मामला आता है, तो ट्रिपल तलाक के सायरा बानो के एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में ये रूहानी मौलवी देते हैं, वो लिखते हैं औरत मंदबुद्धि होती है। ये क्या बात करेंगे? इन्हें जानकारी नहीं है। इनको तो ऐसा चश्मा लगा रखा है कि तुम चश्मा लगा के रखो। मतीन अहमद जी, आप लोगों ने धर्म का चश्मा लगाया है, आप लोगों ने जहालत का चश्मा लगवा दिया। मतीन अहमद वर्सेस यासिर जिलानी। हाँ ठीक है, मतीन अहमद जी बताएं, मतीन अहमद जी जवाब दें।
तुम्हारे जैसे लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुसलमानों के का। अंदर शाहबानों ओके, ठीक है। राजपुंजी इंतजार कर रहा है मेरा, राजपुंजी इंतजार कर रहा है मेरा। दिल्ली यूपी की बात हो गई, राजपुंजी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात हो गई है। अब सवाल पैदा होता है महाराष्ट्र में क्या चला। महाराष्ट्र में एक मिनट यासिर भाई, एक मिनट, राजपुंज भी इंतजार कर रहे हैं। यासिर भाई प्लीज, यासिर जी, मतीन जी प्लीज, राजपुंजी इंतजार कर रहे हैं। राजपुंजी, दिल्ली और दिल्ली यूपी की तो बात अलग है, महाराष्ट्र में एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर जब धर्म की बात आती है ना, तो अगर मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा की बात नवनीत राणा करती हैं, तो एक स्टेप कहीं ज्यादा करके कैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, गदाधारी, भगवाधारी, गधाधारी, घंटाधारी, इन सब से क्या मिलेगा महाराष्ट्र में? क्या घंटाधारी, गदाधारी, गधाधारी, इन सब की राजनीति से महाराष्ट्र का भला होगा क्या राजपुंजी? देखिए, इस समय जो मैं यही अपने देश के सभी जितने भी हमारे नागरिक हैं इस देश में, और खासकर महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने 2.5 साल से हर चीज को झेला है और उन्होंने लगातार देखा है कि इस प्रकार से केंद्र की कुछ शक्तियां जो हमेशा निस्तानाबूद करने के लिए हमेशा शिवसेना को तैयार रहती है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पिच बनाई गई है, वहां पर खिलाने के लिए रोज एक नया प्लेयर आता है और उस प्लेयर को खिलाने के लिए अलग अलग तरह की बॉल दी जाती है। वो ठीक है कि वो बॉल जाके लोगों के बीच में कैच हो जाती है और आउट हो जाते हैं, लेकिन इसी प्रकार से ही आउट होते रहेंगे क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं है। इन पे जब कोई ऐसी शक्ति आके आक्रमण करती है तो वो वहां पे पहुंचती है और इनको ऐसे इस प्रकार से डराया धमकाया जाता है, तो फिर ये लाउड स्पीकर पे चर्चाएं शुरू कर देते हैं या हनुमान चालीसा पे अपनी चर्चाएं शुरू कर देते हैं। ये देश का माहौल बिगाड़ते हैं। और इस समय जिस समय इतना पवित्र समय रमजान का भी चल रहा है, वो हमारे लिए, हमारे देश के अंदर सभी धर्म और सभी जाति बिल्कुल महत्वपूर्ण है। शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी है, हम अपने हिंदुत्व पे कायम है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने हिंदुत्व पे कायम है तो दूसरे का बुरा करने के सोचे, क्योंकि हमारा देश इसकी इजाजत नहीं देता। क्योंकि हमें लेकिन हिंदुत्व तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हिंदुत्व तो सभी को अपने आप में समा लेने की बात करता है। हिंदुत्व तो सनातन परंपरा के जितने भी ध्वजवाहक रहे हैं, असली वाले ध्वजवाहक, नकली वाले नहीं, जितने भी ध्वजवाहक रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हर एक धर्म, हर एक समुदाय, हर एक संप्रदाय की सबसे पहले आप इज्जत करें, सम्मान करें, तभी आपका असली हिंदुत्व होता है। अब सुजाता पॉल को बीच में लेकर के आता हूं। सुजाता जी, धर्म की लड़ाई है, धर्म के नाम पर लड़ाई है, अधर्म किया जा रहा है, जितनी भी खबरें आ रही हैं वो वाकई में डिस्टर्ब सा करती हैं। आप या आप जैसे कई प्रवक्ता टीवी डिबेट में तो नजर आते हैं, लेकिन आपका आला कमान इस तरीके की सामाजिक गंदगी के खिलाफ या सांप्रदायिक जो माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ सड़क पर आते क्यों नहीं? आकर के बात करें ना कि सीएनजी की बात करो, पीएनजी की बात करो, तेल की बात करो, रोजगार की बात करो, विकास की बात करो, पैसे की बात करो, किचन की बात करो, बिजली सड़क पानी की बात करो, रोटी कपड़ा मकान की बात करो। आइए ना आप लोग। मजबूत विपक्ष कहां है? गायब है। सुजाता जी जी, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा क्योंकि विपक्ष जो है ना तो माहौल खराब करने में एक भी जरा भी योगदान देने वाला है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की ये जो घटिया राजनीति है ना, और भाजपा के प्रवक्ता ये बता दे कि जो लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हो गया इसलिए मुसलमानों को हमारे देश में आज रहने का अधिकार नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? और भाजपा के प्रवक्ता वो भी मुसलमान ही है, तो शायद उनको भी जाने के लिए बताया जा रहा है। ऐसा माहौल ना मेरे देश में पहले कभी था ना कभी होगा। और आज जो माहौल खराब किया जा रहा है, कभी लाउड स्पीकर की बात करी जा रही है, कभी अजान की, कभी हनुमान जयंती पे। मेरे को बोल लेने दीजिए, फिर आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा। मैं बस संक्षिप्त में अपनी बात खत्म कर रही हूँ। तो देखिए, माहौल खराब करने की बात को आप उत्तराखंड को के परिप्रेक्ष्य में ही देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? धर्म संसद में हेट स्पीच नहीं होना चाहिए और तुरंत कार्यवाही करते हुए उस धर्म संसद जो अधर्म संसद है उसे कैंसिल करा गया। तो सच्चाई ये है कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों को बिजी रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि इन्हें रहना है मस्त, और इसीलिए ये कर रहे हैं हमारे देश में सबको पस्त। और सच्चाई आप बताइए ना कि धर्म की लड़ाई, आपने कहा धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। धर्म की लड़ाई कभी हो ही नहीं सकती, अधर्म की लड़ाई करवा रहे हैं ये, क्योंकि ये अधर्मी लोग हैं। सच्चाई ये है, ये देश सौहार्दपूर्ण है। यासिर जिलानी, आप लोग अधर्मी हैं। क्विक रिबट। यासिर जिलानी, अधर्मी हैं आप। पूरी तरह। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता को आप समझिए राशिद भाई, आप भी
मुस्लिम एंकर हैं और मैं प्रैक्टिसिंग, आप भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंकर हैं, मैं भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, भारतीय हूँ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। इनकी मानसिकता समझिए, ये देश में दोबारा विभाजन करना चाहते हैं, जिनको इनकी प्रवक्ता ने अभी आपके सामने रखा। विभाजन आपके लोग कहते हैं, आपके प्रवक्ता कहते हैं कि धर्म के नाम पर विभाजन हुआ। ये आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं। यासिर जिलानी वर्सेस सुजाता पॉल, यासिर जिलानी वर्सेस सुजाता पॉल। ये झूठ भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, क्योंकि ये धर्म के नाम पे लोगों को विभाजित करके रखना चाहती है। अरे अधर्मी लोगों, केदारनाथ के मंदिर को पुरातत्व विभाग को देने की तैयारी क्यों कर रहे हो? अरे अधर्मी भाजपाइयों, भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में देवस्थानम को डांट लाकर मंदिरों का अधिग्रहण क्यों कर रही थी? क्यों पीछे हटना पड़ा भाजपा की सरकार को? भाजपा की सरकार कतई भी धर्मी नहीं है, हमेशा से अधर्मी रही है और अधर्मी रहेगी। और आप जिन पर सवाल उठा रहे हैं, जिनका साथ आपके साथ था शिवसेना, उनसे ज्यादा धार्मिक बता रहे हैं स्वयं को। आप है जो लोगों के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं, नवनीत राणा को सिक्योरिटी देते हैं। अरे जितने आपके लोग हैं, अनुपम खेर हो, यासिर जी, सुजाता जी, ओके ठीक है, यासिर जी, सुजाता जी। माहौल खराब करो। मतीन अहमद जी, बीच में आपको लेकर के आना बहुत जरूरी है, बीच में आपको लेकर के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग प्रतीक बना लेते हैं, आप लोग उंगली कटा करके शहीद बनने की कोशिश करते हैं। जब शाहीन बाग में विवाद हो जाए तो आप ये दिखाते हैं शाहीन बाग को विवादों के साथ में जोड़ा जा रहा है। शाहीन बाग सीए के खिलाफ नाजायज तरीके से आंदोलन किया गया, 3 महीने तक हाईजैक किया गया। हालांकि ये तस्वीरें भी बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। राम हनुमान बहाना, सियासत है चमकाना, बनारस, अलवर, जहांगीरपुरी, कहीं भी आप चले जाएं, आनंद, खरगोन, करौली, हर जगह की ये तस्वीरें थी। लेकिन फिर से मतीन अहमद जी बीच में आप आए, आप कहते हैं शाहीन बाग विवादों में ला करके हम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाहीन बाग से 250 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। भाई शाहीन बाग में रोहिंग्या, शाहीन बाग में बांग्लादेशी, शाहीन बाग में विवाद, शाहीन बाग में एंटी सीए वाले, शाहीन बाग में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, अब शाहीन बाग में ड्रग सिंडिकेट, ड्रग कार्टेल। क्या मैं बदनाम कर रहा हूं शाहीन बाग को? मतीन जी देखिए, जहाँ गुजरात में कंटेनर जब ड्रग्स के बरामद होते हैं तो कुछ नहीं होता है। लेट्स टॉक अबाउट शाहीन बाग। मैं शाहीन बाग की बात करूंगा तो आप कन्याकुमारी नहीं जाएंगे, मैं शाहीन बाग की बात करूंगा आप गुजरात नहीं जाएंगे, शाहीन बाग पर टिके रहेंगे आप। होल्ड ऑन मैम, सुजाता मैम एक मिनट, मतीन अहमद बोलेंगे। भारत की तो बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ गुजरात में जब कंटेनर ड्रग्स में पकड़े जाते हैं तो कहाँ, यानी गुजरात में पकड़े जाएं तो गुजरात में पकड़े जाएं, यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं इन लोगों ने गुजरात में पकड़ लिए तो शाहीन बाग में ठीक है। मित्रेश आना चाहते हैं, मित्रेश आइए, मित्रेश कम एक मिनट, यासिर भाई रुके, मित्रेश आएंगे, मित्रेश बोलिए। शाहीन बाग में झटका लगे, कहाँ की बात है ये? मित्रेश बोले। नफरत मित्रेश अपना ऑडियो अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें, सारे ऑडियो अनम्यूट रहने चाहिए, तुरंत अनम्यूट करें, बोले। मित्रेश बोलिए। हाँ राशिद भाई, समस्या यही है, आपने सही सवाल पूछा कि भाई ड्रग्स आप लाएंगे वहाँ, बदनाम कौन करेगा? अब इसका जवाब नहीं देंगे। अब देखिए तस्वीर में, मेरी टीम पीसीआर ने उतार दिया, तुरंत तस्वीरें उतार दी है मेरी पीसीआर की टीम ने। कितनी ड्रग्स बरामद की गई है, कितना कैश बरामद किया गया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, फ्लिपकार्ट की पैकिंग में, यानी ऑनलाइन शॉपिंग वाली पैकिंग में करके लेकर के आ रहे थे। आप सब रुक जाएं, हेडलाइंस का वक्त हो चला है। एक बार हम हेडलाइंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर शाहीन बाग, देवबंद, दिल्ली, मुंबई, जितने भी बवाली हैं इन सभी की हम खबर लेंगे। धर्म के नाम पर, इफ्तार के नाम पर, अजान के नाम पर, चालीसा के नाम पर, लाउड स्पीकर के नाम पर मेरे देश का माहौल खराब नहीं हो सकता, ये हमने ठाना है। यही एक वजह है कि मेरी डिबेट रोजाना आज सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करती है, धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले कितने षड्यंत्रकारी हैं। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पिछले लगभग 25 दिन के कुछ बयान बवाली दिखाते भी हैं और सुनाते हैं, जिनके बयान की वजह से प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में एक अलग धार्मिक नैरेटिव सेट किए जाने की कोशिश की गई है। एक बार आप सुने, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हम। ये नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए, वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे।
आपने मस्जिद के गेट को ये कह दिया कि इलीगल है और बाजू मंदिर को आपने छोड़ दिया। आगे आपने एक दरगाह खबर थी, मजार को आपने डिमोलिश कर दिया, सामने मंदिर को आपने छोड़ दिया। आप तो टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं इन मुसलमानों को। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है। एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार ने सियासत को लेकर के एक पंक्ति कही है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। आम जनता को ऐसे ही नादान समझने की कोशिश की जाती है और अलग अलग धर्म के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। यानी अजान, हनुमान, लाउडस्पीकर, रामनवमी का एक नैरेटिव है। वहीं महाराष्ट्र में एक और नैरेटिव है गदाधारी, घंटाधारी और गधाधारी। यह नैरेटिव कैसे उद्धव ठाकरे बनाम देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई में सेट हुआ है, अब ये देखिए आप। मला गदाधारी हिंदुत्ववाद्याने हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। हे तकलादू हिंदुत्ववादी आलेले आहेत, नकली नव हिंदू। तेरी कमीज मेरे कमीज से भगवी कैसे, ही हा त्यांचा पोटशूळ। तर त्यांचा समाचार एकदा मला घ्यावा लागणारच आहे। आणि आता तर नवीन हिंदुत्व आलंय, घंटाधारी आणि गदाधारी, घंटाधारी आणि गदाधारी। मी असं म्हटलं की घंटाधारी गदाधारी, ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात, हे आमच्या लक्षात येतं। ये जो लड़ाई है ना राम हनुमान के बहाने आई हुई है, और रामनवमी, हनुमान जी, हनुमान चालीसा, लाउडस्पीकर के बहाने राम हनुमान को किस तरह से बहाना बनाया गया है और सियासत को किस तरह से चमकाने की कोशिश की गई है। वाराणसी, अलवर, जहांगीरपुरी, मुंबई, आणंद, खरगोन, करौली, मुंबई, कहीं भी आप चले जाएंगे ठीक इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। अभी 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और इन्हीं 8 तस्वीरों के जरिए हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह धार्मिक नैरेटिव सेट किए जाने की कोशिश हो रही है। राजपुंजी असली हिंदुत्व कौन सा है, गदाधारी, घंटाधारी या गधाधारी? असली हिंदुत्व कौन सा है राजपुंजी? की जो विचारधारा रही है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के अपने जो हमारे स्थापित किए गए मापदंड, उन्हीं के हिसाब से आज तक हम चल रहे हैं और छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर हमेशा आगे चलते हैं। तो उसके बाद इस प्रकार से हमारे ऊपर उंगली उठाना या हमें बार बार इस प्रकार से शब्दों से या इस प्रकार की कोई बातों से प्रताड़ित करना, ये अच्छी बात नहीं है। और राजपुंजी, लेकिन आपने बताया ना कि छत्रपति शिवाजी राव महाराज, जिनका देश ही नहीं पूरी दुनिया बहुत सम्मान करती है, उन्होंने अगर धर्म की लड़ाई लड़ी थी ना, उनका धर्मयुद्ध कुछ और था। उनका धर्मयुद्ध जो है धर्म के नाम पर देश तोड़ना नहीं था, उनका धर्मयुद्ध था राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए, राष्ट्र को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए था। कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि राष्ट्र कहीं से भी टूटे। ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। राजपुंजी, देखिए, हमने आपको कहाँ लग रहा है कि हमने ऐसा धर्म के लोगों के धर्म या जाति में लोगों को बांटा? ये बांटने का काम कौन कर रहा है? पूरा देश जानता है, आपके सामने स्पष्ट नजर आ रहा है आपको। और इसमें ये जो लोग हैं ये बार बार राजनीति कर रहे हैं। मैं पिछले भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली, पिछले 2.5 सालों से यही चल रहा है। इनको ये पचे ही नहीं रहा कि 56 लोग जो हैं वो कैसे सीएम बन के बैठे हैं और 105 जो है वो विपक्ष में क्यों बैठे हैं। असली तो पेट दर्द यहाँ पे इनको हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये बार बार इनको ये बात चुभती है। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश था 2005, 28 अक्टूबर 2005 को RS लाहौटी चीफ जस्टिस ने और चीफ जस्टिस अशोक भानजी ने जो पारित किया था, उसमें साफ कहा था लाउडस्पीकर के ऊपर। यासिर जिलानी, राजपुंजी कई बातें बहुत जायज बोल रहे हैं। राजपुंजी अगर ये कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, कुछ चीजें उनकी बहुत जायज हैं। और ये लगातार चौथा दिन है धर्म पर मैं डिबेट कर रहा हूं और लगातार चौथे दिन एक ही सवाल, बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, बहुत जाने माने प्रवक्ता हैं, आपसे भी यही करूंगा मैं। भाई, सीबीआई आपकी, सीआईडी आपकी, ईडी आपकी, दिल्ली पुलिस आपकी, केंद्रीय गृह मंत्रालय आपके पास में, आईबी रॉ, सब कुछ आपके हाथ में। पहली जवाबदेही, पहली जिम्मेदारी आपकी होती है कि देश का माहौल ठीक रहे। पहला सवाल आपसे ही किया जाएगा, पहली अकाउंटेबिलिटी आपकी ही बनती है यासिर जिलानी। जी जी, देखिए राशिद भाई, एक तो सबसे पहले हमारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं और ये सारी एजेंसियों का जो नाम दिया है
ये इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं जो अपना कार्य कर रही हैं और लगातार उन लोगों पे नजर रखती हैं जो समाज के अंदर सौहार्द को बिगाड़ने का, जो समाज में अपराध को बढ़ावा देने का, जो भारत के ऊपर भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता पे चोट पहुंचाने के कार्य करने वाले जो लोग हैं उन पे पैनी नजर है। और यकीन माने कि उस पैनी नजर का नतीजा है कि आज शाहीन बाग में आप जो अफगान सिंडिकेट दिखा रहे हैं, जो 250 करोड़ से ज्यादा का इस वक्त मंशियात यानी ड्रग्स पकड़ लिया गया है, कैश पकड़ा गया है, नोट गिनने वाली मशीन पकड़ी गई है, ये उन एजेंसियों के ताकत के साथ काम करने का नतीजा है। यासिर भाई, आज आपके नेटवर्क में इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। एक बार आप ही की बात लेकर के मैं मतीन जी के पास में जाता हूं। मतीन खान जी, देश के खिलाफ कुछ भी हो रहा होता है तो आप जैसे कुछ मुस्लिम स्कॉलर या कुछ तथाकथित मौलाना या धर्म के कुछ ठेकेदार होते हैं, कहते हैं मुसलमान के साथ में ज्यादती हो रही है, जहांगीरपुरी में माहौल खराब हो जाए, जहांगीरपुरी में बवाल होने लगे, मुसलमान के खिलाफ ज्यादती हो रही है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलने लगे, ज्यादती हो रही है, यूपी में माफियाओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चले, मुसलमान के खिलाफ ज्यादती हो रही है, अब अगर शाहीन बाग में ड्रग्स 250 करोड़ की पकड़ी जाए, मुसलमान के खिलाफ ज्यादती हो रही है। यानी करते जाए हर कांड और ज्यादती हो हमारे खिलाफ, ये तो बात जायज नहीं है। मतीन खान जी, ड्रग्स पकड़ी गई जो कंटेनर्स में कितने मालियत की थी मालूम है राशिद में आपको? नहीं, मेरी मालूमात का इम्तिहान मत लीजिए, वरना मैं अपनी मेरी मालूमात का अगर इम्तिहान लेंगे ना मैं आपको आईना दिखा दूंगा। मेरी मालूमात का अगर इम्तिहान लेंगे ना मैं आपको आईना दिखा दूंगा। मैं राशिद हाशमी हूँ, मैं पहले अपने धर्म को अपनी खोपड़ी पे लेकर के नहीं चलता हूँ। मेरी माँ जो है ना एक ब्राह्मण है। राशिद हाशमी सबसे पहले हिंदुस्तानी है। मेरे लिए पहले भारत है, मेरे लिए पहले वंदे मातरम है। मैं तो सीधे ये कहता हूँ, आप लोग अपनी ठेकेदारी लेकर के चलते होंगे, राशिद हाशमी लेकर के नहीं चलता है। आप भी बेवजह का इल्जामात न लगा कि मुसलमान जब मुल्क के खिलाफ होता है तो उसके खिलाफ हो जाता है मुसलमान। अरे देवबंद से पकड़ा जाए अवैध बांग्लादेशी, शाहीन बाग में कांटे बवाल आप लोग, शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ खड़े हो जाएं आप लोग, रोहिंग्या को शरण दें आप, बांग्लादेशियों को दें आप, और कहते हैं हम इल्जाम लगाते हैं। जिलानी साहब की तरह न करिए बात, आप एंकर की तरह रहिए। देखिए जहांगीरपुरी में शाहीन बाग बचेगा नहीं, शाहीन बाग में आपने अगर करा हुआ। यासिर भाई रुकिए, मतीन खान बोलेंगे। यासिर भाई रुकिए, मतीन खान बोलेंगे। यासिर जी बीच में नहीं आएंगे आप। यासिर भाई, यू हैव ऑलवेज बीन माई फ्रेंड। यासिर भाई मेरी बात माने आप, मतीन खान को बोलने दें। मतीन खान बोले। 100 मीटर की रेंज में मंदिर के बाहर का जो अतिक्रमण था क्यों नहीं तोड़ा गया, ये हम किससे पूछेंगे जाकर के? अरे अतिक्रमण मंदिर वालों ने खुद हटा लिया। आपके अंदर हिम्मत और ताकत है तो अतिक्रमण हटाइए, शाहीन बाग बटला उससे बचेगा कोई नहीं। मित्रेश चतुर्वेदी बीच में आप आए। मतीन खान का ये कहना है कि मस्जिद के खिलाफ शासन प्रशासन हो जाता है, मंदिर के खिलाफ नहीं होता। मित्रेश बोले। मित्रेश अनम्यूट कर लें। मित्रेश अनम्यूट। हाँ बोलिए मित्रेश। जानकारी नहीं है, पहले जानकारी हासिल करिए। मित्रेश बोले। रुक जाए। कपीश जी, यूपी का माहौल कौन खराब कर रहा है? राशिद भाई 30 सेकंड लूंगा। हाँ। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। पता है हमारे देश में ये सब जो हो रहा है ना, उसका कारण सिर्फ मतीन भाई जैसे लोग हैं। अच्छा। ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये नौजवानों देश को गुमराह कौन कर रहा है? कपीश जी देश को गुमराह कौन कर रहा है? कपीश जी बोलेंगे, कपीश श्रीवास्तव जी बोलेंगे, डॉक्टर कपीश श्रीवास्तव बोलेंगे, डॉक्टर कपीश श्रीवास्तव बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। कपीश जी बोलेंगे। मतीन भाई आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। होल्ड ऑन, नहीं, यहाँ पर बवाल ना करें। नहीं, अराजक ना हो। नहीं, कोई भी डिबेट में अराजक नहीं होगा। सारी आवाज, कोई आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ कपीश जी की जाएगी। देखिए राशिद भाई, वो भी गलत है, चाहे शाहीन बाग वो भी गलत है, दोनों को गलत कोई भी हो उसे तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। और दुखद यह है कि अभी तक कोई भी तथ्य पे बातें प्रस्तुत नहीं कर रहा है। उसको क्यों नहीं तोड़ा जाता है? आप शांत हो जाइए। आंखों से दो तरह नहीं देखा जाता है। माइनॉरिटी मतीन भाई आप बिल्कुल अपने तरीके से देखना चाहते हैं इस देश को, और अपने किसी की आवाज जा ही नहीं रही है, सिर्फ कपीश जी की आवाज जा रही है। बाकी जितने लोग भी चिल्ला रहे हैं ना, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही, कपीश जी की जा रही है। कपीश जी आप बोलते रहे।
देखिए राशिद भाई, मैं तो बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं कि तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। देश हमारा हम सबका है, किसी को बट करके नहीं, पंथ निरपेक्ष है, धर्म सापेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। तो हम एक बात ये पूछना चाहते हैं कि जो अभी तमाम ये आरोप लग रहे हैं कि शाहीन बाग में ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये गुजरात से आया, वो फला जगह से फूट से आया, सारी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आखिर इन्होंने किस तरीके की ढील दे रखी है, या उन एजेंसीज को कहीं और लगा रखा है कि ये काम जब वहां तक पहुंच जाता है तब ये पकड़ के हल्ला करते हैं या करवाते? मायावती जी कह रही थी, अग्रवाल जी, मायावती जी कह रही थी कि ये बात मुझे ये बताइए, एक तरफा बात नहीं हो सकती है। विदेश चले जाएंगे, क्या कह रहे हैं? तो फिर उसके बाद उत्तर दें, नहीं तो फिर हम भी नहीं आपको। नहीं, अखिलेश यादव के बारे में मायावती जी कह रही है, आपके अंदर पेशेंस हो तो समाजवादी पार्टी को भी सुनने का काम कीजिए। अरे तो मैं कह रहा हूँ कि अभी दे दीजिए ना, मायावती जी बनारस के अंदर, अरे सुन तो लें, अभी मायावती जी ने कहा है, अरे भाई सुनिए, मायावती जी की बात उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव वो आपकी बी टीम है, आप जो चाहते हैं वो मायावती जी से कहलाते हैं, उनसे वोट देते हैं। आपके उत्तर प्रदेश की इकाई कहती है कि मायावती जी के वोटर का वोट पा करके ही हम जीत करके आए हैं। हो गया है कि आप दोनों लोग एक सिक्के के दो पहलू। सुजाता जी एक एंड कमेंट, हम भारत के लोग कहाँ हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वेयर आर वी? सुजाता पॉल। The people of India will remain one, क्योंकि ये देश सबका है। अगर हम देश के लोगों को विभाजित करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो हम असंवैधानिक कृत्य करते हैं और उस संविधान का अपमान करते हैं जिसकी कसम खाकर हमारे विधायक हो, सांसद हो, वो सांसद बने हैं और विधायक है। तो ये कार्य सबसे पहले सरकार को खत्म करना चाहिए। और अमित शाह जी एक बात जरूर बता दे कि उनकी इंटेलिजेंस क्या करती है। शाहीन बाग सुजाता जी, कपीश जी, राजपुंज जी, मतीन खान जी, इसके अलावा मेरे साथ में यासिर जिलानी थे, मित्रेश चतुर्वेदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस पूरी डिबेट में रहने के लिए। लेकिन अंत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों ही धर्म के जितने भी धर्म ध्वजावाहक हैं, पिछले जमाने की बात कर रहा हूं मैं, नकली धर्म ध्वजावाहक की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने वाकई में इतिहास बनाए हैं, जिनसे हमारे वेद हैं, जिनसे हमारे पुराण हैं, जिनसे हमारे ग्रंथ हैं, जिनसे हमारी कुरान शरीफ या जिनसे हमारे बाकी धर्म ग्रंथ हैं, या बाइबल है या फिर गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इन सभी के बारे में एक ही चीज मैं राशिद हाशमी इतना जानता हूं कि धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उन्होंने एक ही बात कही है कि धर्म बिखरना नहीं चाहिए, राष्ट्र टूटना नहीं चाहिए, समाज में किसी भी तरह से विभाजन होना नहीं चाहिए। जिस दिन ये बात अक्ल में सभी के आ जाएगी उस दिन सियासत चमकाएंगे नहीं, हनुमान के नाम पर नहीं, अजान के नाम पर नहीं, नमाज के नाम पर नहीं, इफ्तार के नाम पर नहीं, लाउडस्पीकर के नाम पर नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।